Hello, Sat Shri Akal, Namaste, and welcome back to Bionetology. My name is Karanjeet Kaur, and today we're going to do the part 2 of our enzyme series from the chapter Biomolecules, जो कि 11th क्लास का एक चैप्टर है. तो 11th क्लास के अगर किसी कोई बच्चे हैं जिनको सितंबर के एग्ज़ाम में ये आ रहा है तो वो भी ये पढ़ सकते हैं. 12वीं वाले जो नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो भी पढ़ सकते हैं, ये है ना. या 11वीं वाले जो नीट की प्रिपरेशन कर सकते हैं उन सब के लिए ये वीडियो. अच्छा जी, हमने पार्ट 1 में क्या बात करी थी? जिन्होंने भी पार्ट 1 नहीं देखा है प्लीज़ गो एंड वॉच दैट फर्स्ट. उससे आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि एंजाइम होता क्या है. राइट, इट्स अ बायो कैटलिस्ट. देन वी टॉक्ड अबाउट व्हाट इज़ इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट. ये तो बायो कैटलिस्ट हो गया एंजाइम. इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट क्या होता है? फिर हमने बात करी थी केमिकल रिएक्शंस क्या होते हैं, कैसे होते हैं. फिर हमने बात करी थी कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, रेट ऑफ रिएक्शन को इन्फ्लुएंस क्या क्या कर सकता है. एंड इवेंचुअली एट लास्ट वी टॉक्ड अबाउट कि मेटाबॉलिक पाथवेज क्या होते हैं और डिफरेंट मेटाबॉलिक पाथवेज को अगर अलग तरीके की कंडीशंस दी जाएंगी तो वो डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रोडक्ट्स जो हैं वो फॉर्म करेंगे. ठीक है. नाउ टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द नेचर ऑफ एंजाइम, कि वो कैसे काम करता है, प्रॉपर्टीज़ क्या हैं और कौन से फैक्टर्स जो हैं वो एंजाइम को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं. ठीक है. सो द फर्स्ट थिंग दैट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इज़ नेचर ऑफ एंजाइम एक्शन. तो बेसिकली मैंने आपके लिए एक साइकिल सी बना दी है कि एंजाइम कैसे काम करेगा. सबसे पहले हमारे पास ये एक एंजाइम है, ये बड़ा सा. ठीक है. हमने क्या बोला था, एंजाइम के अंदर टर्शरी स्ट्रक्चर का बना होगा ये प्रोटीन का, है ना. यही बात करी थी हमने. और बिकॉज देर इज़ क्रिस क्रॉस और फोल्डिंग ऑफ द बैकबोन ऑफ द प्रोटीन, जिसकी वजह से कुछ पॉकेट्स या क्रेविसेस बन जाते हैं. एंड जिस पॉकेट या क्रेविस पर तुम्हारा एंजाइम सबस्ट्रेट आके बाइंड करेगा उसको हम क्या बोलते हैं, उस पॉकेट को हम बोलते हैं एक्टिव साइट. ढंग से लिख लेते हैं इसको थोड़ा, एक्टिव साइट. ठीक है. तो बेसिकली हो क्या रहा है इसमें, ये एक सबस्ट्रेट है हमारा जो आकर एंजाइम के साथ बाइंड कर रहा है. ठीक है. तो फर्स्ट स्टेप क्या है एंजाइम एक्शन में, कि आपका सबस्ट्रेट जो है इट बाइंड्स टू द एक्टिव साइट ऑफ द एंजाइम एंड फिटिंग टाइटली अराउंड इट. ठीक है. उसके बाद क्या होगा, जब बाइंडिंग होगी तुम्हारी एंजाइम की और सबस्ट्रेट की, तो तुम्हारा जो कॉम्प्लेक्स बनता है उसको हम बोलते हैं एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स. इस टाइम पे होता क्या है एक्चुअल में, एक्टिव साइट जो है वो अपने आप में थोड़ा सा इधर उधर हो जाएगी ताकि जो तुम्हारा सबस्ट्रेट है वो ढंग से बाइंड कर पाए. बाइंडिंग ऑफ द सबस्ट्रेट इंड्यूसेस, वो एंजाइम को बता रहा है कि अच्छा ऐसे करके अपनी शेप ऑल्टर करो ताकि जो सबस्ट्रेट के अराउंड तुम्हारा जो एंजाइम है वो ढंग से बाइंड हो सके. दिस इज़ फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम, इट्स ट्रांजिएंट एंड इट्स इन अनस्टेबल स्टेट. तो यहाँ पर कभी भी रिएक्शन रुक नहीं सकता बिकॉज इट्स एन अनस्टेबल स्टेट. यू वांट टू गो टू अ लो एनर्जी हाईली स्टेबल स्टेट ऑलवेज इन केमिकल रिएक्शंस. ठीक है. तो उसके बाद क्या होगा, इवेंचुअली जो भी तुम्हारी या तो ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड्स होगी, ठीक है, या तो कुछ बॉन्ड टूटेंगे या तो कुछ बॉन्ड बनेंगे. यही होता है नॉर्मली केमिकल रिएक्शंस में, है ना. तो वो सब कुछ होगा एंड योर एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स विल बी फॉर्म, जो कि बहुत ये ट्रांजिएंट है. तो ये तो और भी ज़्यादा ट्रांजिएंट है, बहुत छोटे टाइम के लिए होता है. ठीक है. एक्टिव साइट ऑफ द एंजाइम इज नाउ इन क्लोज प्रॉक्सिमिटी ऑफ द सबस्ट्रेट. इट ब्रेक्स द केमिकल बॉन्ड्स ऑफ द सबस्ट्रेट एंड न्यू ई कॉम्प्लेक्स इज फॉर्म. ई कॉम्प्लेक्स क्या है हमारा, एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स. ठीक है. अब क्या होगा, इवेंचुअली तुम्हारा प्रोडक्ट बन गया. अब तुम्हें प्रोडक्ट बाहर निकालना है क्योंकि एंजाइम के साथ लगे लगे तो हमें कोई फ़ायदा मिल नहीं रहा. तो तुमने क्या किया, प्रोडक्ट को निकाल दिया बाहर एंजाइम से. ठीक है. अब एंजाइम वापस खाली हो गया. अब ये एंजाइम फ्री है किसी और सबस्ट्रेट के साथ बाइंड करने के लिए. वाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज इस पूरी चीज़ में जब भी ये चल रही थी ये पूरी साइकिल, इसमें एंजाइम अनचेंज्ड रहा है. एंजाइम में कोई चेंजेस नहीं आए. एंजाइम ने सिर्फ क्या किया है, रेट ऑफ द रिएक्शन को एक्सेलरेट कर दिया है. यानी जब ज़्यादा टाइम लग रहा था बिना एंजाइम के सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट बनाने में, अब कम टाइम लगेगा. ठीक है. बस और कुछ नहीं हो रहा है. एंजाइम वैसे का वैसा ही है. अब एंजाइम किसी और सबस्ट्रेट के साथ बाइंड कर सकता है. तुम्हारी एनसीईआरटी में अगर तुम देखोगे तो ऐसे करके एक टेबल सा बना हुआ है जिसमें हमने बता रखा है उन्होंने क्या, एंजाइम फ्री एंजाइम है, सबस्ट्रेट के साथ बाइंड करेगा, बनाएगा एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स. अभी भी ये वापस जा सकता है. इट्स अ रिवर्सिबल रिएक्शन. ठीक है. एक बार प्रोडक्ट बन गया, ईपी कॉम्प्लेक्स बन गया, फिर रिवर्सिबल नहीं रह सकता क्योंकि अब प्रोडक्ट से सबस्ट्रेट थोड़ी बन जाएगा, है ना. ईपी कॉम्प्लेक्स बनने के बाद वापस से एंजाइम तुम्हारा फ्री हो जाएगा
और एक नए सबस्ट्रेट के साथ बाइंड कर जाएगा और प्रोडक्ट जो है वो बाहर निकल जाएगा. दिस इज बेसिक nature of how the enzyme works, how the enzyme accelerates the rate of reaction to change substrate into product. Very very important that the in all of these reactions the enzyme remains unchanged. The enzyme will not be affected at all, it will remain exactly the same. ठीक है, ये ध्यान रखनी है बात. चलो आगे बढ़ते हैं. एक्चुअल में हो कैसे रहा है, प्रोग्रेस कैसे कर रहा है रिएक्शन. तो क्या हुआ, लेट्स से दिस इज़ एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन. एक्सोथर्मिक रिएक्शंस में क्या होता है, हीट रिलीज़ की जाएगी बाहर, है ना, हीट रिलीज़ होती है. तो क्या होगा, सबस्ट्रेट की ई मतलब एनर्जी, यहाँ पर हमने वाई एक्सिस पे पोटेंशियल एनर्जी करी है और एक्स एक्सिस पे हम बोल रहे हैं प्रोग्रेस हो रहा है रिएक्शन. तो सबसे पहले क्या था, सबस्ट्रेट की एनर्जी थी, यहाँ पर था सबस्ट्रेट की पोटेंशियल एनर्जी इतनी थी. उसके बाद जब एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनेगा तो इट विल गो टू अ ट्रांजिएंट स्टेट विच इज़ हाईली अनस्टेबल, है ना, और एंड इट विल बी ऑफ हाई एनर्जी, इसीलिए अनस्टेबल है क्योंकि एनर्जी बहुत ज़्यादा है. उसके बाद इट विल कम बैक नीचे लोअर पे जब तुम्हारा प्रॉपर प्रोडक्ट फॉर्म हो गया. ठीक है, तो हो क्या रहा है, अगर तुम विदाउट एंजाइम करोगे ये रिएक्शन तो तुम्हें ज़्यादा एनर्जी चाहिए एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स को उस ट्रांजिएंट स्टेट तक पहुंचाने के लिए. एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स को बहुत ज़्यादा हाई एनर्जी चाहिए होगी. अगर यही चीज़ तुम एंजाइम के साथ करोगे तो तुम्हें वो एनर्जी कम चाहिए होगी जो तुम्हें वो अनस्टेबल स्टेट पे तुम पहुंच रहे हो ना, जहाँ पर तुम्हारे बॉन्ड्स ब्रेक हो रहे हैं और फिर से बनने की कोशिश कर रहे हैं. ये जो तुम पहुंच रहे हो उसको कितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट है उस बेसिस पर हम कर रहे हैं कि अगर बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है ना, तो वो क्या कर रहा है, एंजाइम बेसिकली उस रिक्वायरमेंट को कम कर रहा है कि तुम्हें अब कम एनर्जी चाहिए तो तुम्हारा रिएक्शन उतना ही फास्ट हो जाएगा. इसीलिए रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है वो एक्सेलरेट हो जाता है. क्यों हो जाता है, बिकॉज तुम्हारी जो एनर्जी रिक्वायर्ड थी तुम्हें वो ट्रांजिएंट स्टेट तक पहुंचने के लिए, वो जो है अब कम हो गई है बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम. ठीक है, यही इसी एनर्जी को, ये जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है फॉर सबस्ट्रेट टू रीच दैट ट्रांजिएंट स्टेट, दिस एनर्जी इज़ नोन एज एक्टिवेशन एनर्जी. एक्टिवेशन एनर्जी क्या मतलब हुआ, सबस्ट्रेट को एक्टिवेट कर रहा है प्रोडक्ट बनने के लिए. ठीक है, तो कितनी एनर्जी चाहिए उसमें, उस बेसिस पर रेट ऑफ रिएक्शन डिसाइड किया जाएगा. नाउ अनदर थिंग, दिस इज़ अ ग्राफ फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शन. एक्सोथर्मिक रिएक्शंस में हमेशा क्या होता है, सबस्ट्रेट की एनर्जी ज़्यादा होती है, प्रोडक्ट की एनर्जी कम होती है. एंडोथर्मिक रिएक्शन में उल्टा हो जाता है क्योंकि तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हें एनर्जी चाहिए एंडोथर्मिक रिएक्शंस के लिए. तो बेसिकली दिस इज़ हाउ द ग्राफ लुक्स फॉर एंडोथर्मिक रिएक्शन. दिस इज़ द सबस्ट्रेट एनर्जी, दिस इज़ प्रोडक्ट एनर्जी. ठीक है, दिस इज़ द ग्राफ फॉर एंडोथर्मिक रिएक्शन, दिस इज़ द ग्राफ फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शन. एनसीईआरटी में सिर्फ एक्सोथर्मिक रिएक्शन का ही ग्राफ दे रखा है एंड नॉर्मली क्वेश्चंस में भी यही ग्राफ पूछा जाता है. ठीक है, और वो ये पूछ सकते हैं कि ये किस चीज़ को डिनोट कर रहा है, एक्टिवेशन एनर्जी विद एंजाइम और विदाउट एंजाइम, ये किस चीज़ को डिनोट कर रहा है. इस पॉइंट पर जब आप पहुंच गए तो वो क्या स्टेट है, कौन सी स्टेट है, विल इट बी स्टेबल, अनस्टेबल, ट्रांजिएंट है या नहीं है, एनर्जी लेवल कितना होगा, ऐसे सवाल पूछे जाते हैं इस ग्राफ से. ठीक है, नाउ बस वही जो मैंने ग्राफ आपको समझाया है उसी के बारे में कुछ पॉइंट्स लिखे गए हैं कि फॉर सबस्ट्रेट टू कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट इट रिक्वायर्स सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल टू रीच अ ट्रांजिशन स्टेट. एंड दिस ट्रांजिशन स्टेट जो है, यहीं पर कितनी एनर्जी चाहिए इस ट्रांजिशन स्टेट तक पहुंचने के लिए, दैट इज़ योर एक्टिवेशन एनर्जी. तो क्या है एक्टिवेशन एनर्जी की डेफिनेशन, डिफरेंस इन एवरेज एनर्जी कंटेंट ऑफ द सबस्ट्रेट फ्रॉम दैट ऑफ द ट्रांजिशन स्टेट. तो अगर ये तुम्हारी सबस्ट्रेट लेवल की एनर्जी है, ये तुम्हारी ट्रांजिशन स्टेट की एनर्जी है, सो दिस इज़ योर एक्टिवेशन एनर्जी. एंड विद एंजाइम दिस एक्टिवेशन एनर्जी हैज़ बीन डिक्रीज्ड क्योंकि तुम्हारी ट्रांजिशन स्टेट अब यहाँ पर ही अचीव हो रही है बिकॉज तुमने एंजाइम यूज़ कर लिया है. ठीक है, या हम इसको कैसे बोल सकते हैं, मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड बाय सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स टू रीच ट्रांजिशन स्टेट एंड द रिएक्शन टू प्रोसीड. सबसे कम एनर्जी जो ज़रूरत है एक सबस्ट्रेट को ट्रांजिशन स्टेट तक पहुंचने के लिए ताकि रिएक्शन जो है वो आगे बढ़ सके, इज़ योर एक्टिवेशन एनर्जी. एंजाइम्स काम कैसे कर रहे हैं, एंजाइम वर्क बाय डिक्रीजिंग द एक्टिवेशन एनर्जी और द एनर्जी बैरियर एंड दस इंक्रीजेज द
टर्नओवर नंबर एंड हेंस द रेट ऑफ रिएक्शन। टर्नओवर नंबर हमने पिछले वीडियो में बात करी थी, क्या होता है टर्नओवर नंबर? टर्नओवर नंबर इज द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म्ड और नंबर ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म्ड पर यूनिट टाइम। हर एक एंजाइम का एक पर्टिकुलर टर्नओवर नंबर होगा। चलो नाउ लेट्स टॉक अबाउट फैक्टर्स अफेक्टिंग एंजाइमेटिक एक्टिविटी। कोई भी ऐसी चीज़ जो कि टर्शरी स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन को अफेक्ट कर सकती है, दैट विल अफेक्ट द एक्टिविटी ऑफ द एंजाइम। द फर्स्ट थिंग दैट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट, जो हमने कल वाली वीडियो में भी बात करी थी जिसके बारे में, विच वॉज टेम्परेचर, जब हमने बात करी थी थर्मोफिलिक ऑर्गेनिजम्स के बारे में। ठीक है, हमने उसमें क्या बात करी थी कि कोई भी जो भी तुम्हारा क्या नाम है एंजाइम है, वो एक ऑप्टिमम टेम्परेचर पर ही काम करता है। थोड़ा सा इधर कर लेगा, लेकिन अगर तुम बहुत कम कर दोगे या बहुत ज़्यादा कर दोगे टेम्परेचर उस ऑप्टिमम टेम्परेचर से, तो वो रिएक्शन, वो जो एंजाइम है वो काम करना बंद कर देगा। क्यों है ऐसा? क्यों? इसलिए बिकॉज अगर तुमने एंजाइम को बहुत हाई टेम्परेचर पर डाल दिया, ठीक है, बहुत ज़्यादा हाई है, तो क्या होगा? टर्शरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन है, टर्शरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन को अगर तुम बहुत हाई टेम्परेचर में डाल दोगे तो होता क्या है? टर्शरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन में बहुत डिफरेंट टाइप के बॉन्डिंग होती है। बॉन्डिंग जो है वो टूट जाएगी, बॉन्डिंग टूट जाएगी तो एंजाइम जो है वो ख़राब ही हो जाएगा ना। अगर एंजाइम ख़राब ही हो गया है, जब बॉन्डिंग ही टूट गई, एंजाइम का प्रोटीन स्ट्रक्चर ही ख़त्म हो गया, तो वो एंजाइम काम कैसे करेगा? इसीलिए उसकी एक्टिविटी जो है वो कम हो जाती है बहुत हाई टेम्परेचर्स पर, उसके नॉर्मल टेम्परेचर से। ठीक है, अगर तुम बहुत लो टेम्परेचर पे कर दोगे, बहुत लो टेम्परेचर पे जाओगे, तो वो प्रिजर्व हो जाएगा वैसे का वैसा ही। ठीक है, वैसे का वैसे ही जब वो प्रिजर्व हो जाता है, तो अगर तुम इस वाले को, जब तुमने लो टेम्परेचर से अगर तुम वापस उसको ऑप्टिमम वाले पे लाओगे, तो वो ऑप्टिमम पे वापस से काम करना शुरू कर देगा, क्योंकि वो वैसे का वैसा ही प्रिजर्व हो गया था, मतलब ठंड लग गई उसको, वो कह रहा है अब नहीं करूँगा काम बेसिकली। ठीक है, तो लो टेम्परेचर पे नहीं करेगा, लेकिन जब तुम उसको वापस ऑप्टिमम टेम्परेचर पे लाओगे तो वो काम करना शुरू कर देगा। लेकिन अगर वो हाई टेम्परेचर पे है, हाई टेम्परेचर से अगर तुम उसको लो टेम्परेचर पे वापस ऑप्टिमम टेम्परेचर पे भी ले आओगे, तब भी वो काम नहीं करेगा, बिकॉज हाई टेम्परेचर पे एंजाइम जो होता है वो डीनेचर हो जाता है, डीनेचुरेशन जाती है, बॉन्ड्स ही टूट जाते हैं उसके, तो वो प्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर ही नहीं रहता है उसका, जैसा उसका होना चाहिए एक्टिव साइट ढंग से फॉर्म करने के लिए। ठीक है, तो एंजाइम्स ऑलवेज वर्क in optimum temperature, they show highest activity at its optimum temperature and their activity will decline अगर तुम ऑप्टिमम टेम्परेचर से नीचे या बहुत ज़्यादा ऊपर चले जाओगे। सेम अगर तुम एग्जांपल के तौर पे देखो, तो हम बात कर चुके हैं थर्मोफिलिक ऑर्गेनिजम्स में जो एंजाइम्स होते हैं वो 80 to 90 डिग्री सेल्सियस पर ही काम करते हैं। अगर तुम उसको नीचे वाले टेम्परेचर पर ले जाओगे वो तब भी काम नहीं करेंगे, और ज़्यादा ऊपर ले जाओगे तब भी काम नहीं करेंगे। और हमारी जैसे बॉडी के और जो एंजाइम्स हैं वो सिर्फ 37 डिग्री सेल्सियस के अराउंड ही काम करेंगे। अगर तुम बहुत ज़्यादा उसको हाई, जैसे अगर तुम 50 डिग्री सेल्सियस पर उसको ले जाओगे तो वो ख़राब हो जाएगा, वो नहीं करेगा कोई काम। या अगर तुम उसको 10 डिग्री सेल्सियस पर ले जाओगे तब भी वो काम नहीं करेगा। ठीक है, अब ये मत सोचना कि भैया हाँ ऐसे तो सर्दियों में 10 डिग्री सेल्सियस है, तुम्हारी बॉडी का टेम्परेचर बेटा 37 ही रहता है। ठीक है, तुम्हारी बॉडी का टेम्परेचर चेंज नहीं होता, होम्योस्टेसिस मेंटेन करके रखती है तुम्हारी बॉडी, इसलिए तुम्हारे एंजाइम्स ढंग से काम करते रहते हैं। जब तुम्हारी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है, जब फीवर होता है, तो क्या होता है? बॉडी का टेम्परेचर 102 पहुँच जाता है कभी कभी, है ना, 102 फ़ारेनहीट पहुँच जाएगा, है ना। तो क्या होगा? फ़ारेनहीट पहुँच गया अगर वो 102, तो उसकी वजह से क्या होता है? तुम्हारा मुंह का टेस्ट ख़राब हो जाता है, डाइजेशन ढंग से नहीं होती है। तो फीवर में डॉक्टर बोलते हैं ना कि बेटा खिचड़ी खाओ, कुछ भी ऐसा ऊट पटांग सा मत खाओ, क्योंकि तुम्हारी डाइजेशन बहुत अच्छे से नहीं हो पा रही है। क्यों नहीं हो पा रही? क्योंकि तुम्हारे एंजाइम ढंग से काम नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए नहीं हो पा रही है। ठीक है, चलो नेक्स्ट वी कम टू इफेक्ट ऑफ पीएच। पीएच का भी सेम ही है, ऑप्टिमम पीएच पे काम करेंगे एंजाइम्स। नीचे लो पीएच पे ले जाओगे, मतलब एसिडिक पीएच पे ले जाओगे किसी को, अगर कोई न्यूट्रल पीएच पे काम करता है तो वो काम नहीं करेगा। अगर किसी को बेसिक पीएच पे ले जाओगे, अगर किसी का ऑप्टिमम पीएच न्यूट्रल है तो भी वो काम नहीं करेगा। बेसिकली जैसे तुम्हारे सलाइवा में रिलीज़ होता है अमाइलेज, सलाइवरी अमाइलेज, है ना, वो काम करता है न्यूट्रल पीएच पे, क्योंकि तुम्हारा बकल कैविटी का जो पीएच है दैट इज़ न्यूट्रल। जो तुम्हारे स्टमक में एंजाइम्स हैं जैसे कि पेप्सिन, वो काम करते हैं एसिडिक पीएच पे। ठीक है, और वहाँ पर अमाइलेज काम करना बंद कर देगा क्योंकि पीएच एसिडिक हो गया। फिर तुम्हारे इंटेस्टाइन में जो एंजाइम्स हैं जैसे कि लेट्स से ट्रिप्सिन,
ट्रिप्सिन जो है वो एसिडिक मीडियम में काम नहीं करेगा, वो बेसिक मीडियम में ही काम करेगा। तो पेप्सिन काम करना बंद कर देता है फिर इंटेस्टाइन में, क्योंकि पेप्सिन सिर्फ एसिडिक मीडियम में ही काम कर सकता है। तो हर जो भी एंजाइम है इट विल शो इट्स मैक्सिमम और हाईएस्ट एक्टिविटी एट एन ओनली एन ऑप्टिमम पीएच। चलो नेक्स्ट इज इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ द सबस्ट्रेट, कि कितना सबस्ट्रेट प्रेजेंट है रिएक्शन के लिए, उस बेसिस पर भी डिपेंड करता है कि एंजाइम की एक्टिविटी कैसे होगी। तो बेसिकली क्या है, यहाँ से हम शुरू कर रहे हैं, लेट्स से वेलोसिटी ऑफ द रिएक्शन। हमने वाई एक्सिस पे वेलोसिटी ऑफ द रिएक्शन रखा है और एक्स एक्सिस पे सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन रखा है। जब भी कुछ स्क्वायर ब्रैकेट्स में होता है, ये तुम्हें केमिस्ट्री में किसी ने पढ़ाया होगा कि कुछ भी अगर स्क्वायर ब्रैकेट्स में प्रेजेंट है तो हम उसकी कंसंट्रेशन के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो बेसिकली क्या होता है, जब तुम स्टार्ट कर रहे हो रिएक्शन, ठीक है, जैसे जैसे करके तुम सबस्ट्रेट इंक्रीज कर रहे हो वैसे वैसे करके तुम्हारा रेट ऑफ रिएक्शन या वेलोसिटी ऑफ द रिएक्शन इज ऑल्सो इंक्रीजिंग। एक पॉइंट पे के बाद क्या होगा, तुम्हारी जो सबस्ट्रेट है और एंजाइम है वो फुलफिल हो जाएगा, पूरा फिल हो जाएगा तुम्हारा एंजाइम, जिसकी सैचुरेट हो जाएगा, जिसकी वजह से तुम्हारा वेलोसिटी ऑफ द रिएक्शन जो है वो एक जगह जाकर थम जाएगा, जिसको हम बोलते हैं मैक्सिमम वेलोसिटी। एक्चुअल में एग्जांपल बताती हूँ। लेट्स से तुम्हारे पास 5 एंजाइम है, ठीक है, और तुमने सबस्ट्रेट डालना शुरू किया। पहले तुमने एक सबस्ट्रेट डाला, वो एक एंजाइम के साथ जाके जुड़ा, फिर तुमने दूसरा सबस्ट्रेट डाला, वो दूसरे के साथ जाके जुड़ा, फिर तुमने तीसरा डाला, वो तीसरे के साथ जाके जुड़ा, फिर तुमने चौथा डाला, फिर वो चौथे के साथ जाके जुड़ा, फिर तुमने पांचवा डाला, वो पांचवे के साथ जुड़ गया, ठीक है। अब ऐसे ऐसे करके धीरे 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 करके तुम्हारा क्या हो रहा है, रिएक्शन का जो रेट है वो इंक्रीज़ हो रहा है, ठीक है। वेलोसिटी जो है वो इंक्रीज़ होती जा रही है, स्पीड इंक्रीज़ होती जा रही है। अब क्या हुआ, तुमने छठा सबस्ट्रेट डाल दिया, लेकिन एंजाइम तो 5 ही थे और पांचों के पांचों इन्वॉल्व हैं, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बना रखे हैं 5 हमने। तो तुम छठा डालो, 7वां डालो, 8वां डालो, 9वां डालो, 10वां डालो, क्या फ़र्क पड़ता है, जब तक इसमें से कोई एंजाइम फ्री नहीं होगा तब तक वो वापस जा ही नहीं सकता इस सबस्ट्रेट के पास, है ना। तो एक पॉइंट पर आकर एंजाइम सैचुरेट हो जाता है, सारे एंजाइम जो है वो सबस्ट्रेट के साथ बाइंड हो रखे होते हैं, तो उस टाइम पर तुम मैक्सिमम वेलोसिटी रीच कर चुके होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर वी मैक्स इज वेलोसिटी ऑफ द रिएक्शन, वी मैक्स बाई 2 इज हाफ ऑफ द मैक्सिमम वेलोसिटी, ठीक है। दिस समथिंग ऑल्सो रिटन हेयर विच इज़ कॉल्ड के एम। के एम इज माइकलिस कॉन्स्टेंट। 2 साइंटिस्ट थे, माइकलिस एंड मेंटन, जिन्होंने केमिकल काइनेटिक्स की एक इक्वेशन दी थी जिसको हम माइकलिस मेंटन इक्वेशन बोलते हैं। दिस इज़ द इक्वेशन, तुम्हें याद करने की जरूरत नहीं है इक्वेशन, यू जस्ट नीड टू नो व्हाट के एम इज़। ये सिर्फ मैंने तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग के लिए बता रखा है, ठीक है। के एम को हम डिफाइन करते हैं कि इट इज़ द सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन एट विच हाफ ऑफ द मैक्सिमम वेलोसिटी हैज़ बीन रीच्ड, यानी कि वो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट जहाँ पर हाफ ऑफ द मैक्सिमम वेलोसिटी वी मैक्स बाई 2 तक पहुँच चुका है रिएक्शन, उस सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन को हम के एम बोलते हैं। कैसे, हमने माइकलिस मेंटन ने ये वाली इक्वेशन दी थी, तो इसमें अगर तुम वी नॉट को वी मैक्स बाई 2 ले लोगे तो के एम विल बी इक्वल टू सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन। तो इसीलिए बस डिफाइन करने के लिए, तुम्हें डेफिनेशन समझाने के लिए ये इक्वेशन लिखी है, तुम्हें ये याद नहीं करनी है, सिर्फ समझने के लिए है ये, ठीक है। क्या है के एम, के एम इज़ द सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यू हैव टू रिमेंबर दिस, याद रखना, बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है के एम याद रखना। के एम इज़ द सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन, वो सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन जहाँ पर आपका रिएक्शन जो है वो हाफ ऑफ द मैक्सिमम वेलोसिटी तक पहुँच चुका है, वी मैक्स बाई 2 तक पहुँच चुका है, दैट इज़ योर के एम। नाउ के एम ऑल्सो हेल्प्स यू टू नो कि आपका एंजाइम ज़्यादा एफिशिएंसी का है या कम एफिशिएंसी का है। तो के एम इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एफिनिटी ऑफ द एंजाइम टू बाइंड टू द सबस्ट्रेट। जितना कम के एम होगा उतना ज़्यादा तुम्हारा एंजाइम जो है वो एफिशिएंट होगा। क्यों, क्या मतलब है इस बात का, अगर के एम यहाँ पर ही पहुँच गई मैं, ठीक है, इसका मतलब सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पर इतनी है कि मैं हाफ ऑफ द मैक्सिमम वेलोसिटी पे पहुँच चुकी हूँ। इसका मतलब मुझे कम के एम चाहिए अगर हम एफिशिएंट एंजाइम की बात कर रहे हैं, और इसका मतलब के एम कम है एफिशिएंट एंजाइम का, कम के एम है तो मतलब कम सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन चाहिए हाफ द मैक्सिमम वेलोसिटी पे पहुँचने के लिए, तो कम ही सबस्ट्रेट चाहिए होगा मैक्सिमम वेलोसिटी पे पहुँचने के लिए भी, एज़ कम्पेयर टू एन एंजाइम विच इज़ लेस एफिशिएंट। अगर हमने बोला 2 एंजाइम्स हैं, ठीक है, एक का के एम यहाँ है और लेट्स से दूसरे का के एम यहाँ है, अगर उसका के एम यहाँ है तो उसका मैक्सिमम वेलोसिटी भी तो ऊपर जाएगी, है ना। तो मतलब उसको ज़्यादा टाइम भी तो चाहिए होगा मैक्सिमम वेलोसिटी पर पहुंचने के लिए, क्योंकि उसका के एम इंक्रीज़ हो गया, यानी कि उसको ज़्यादा सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन चाहिए। अभी ज़्यादा सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन चाहिए, वैसे
ये क्योंकि यहाँ पर टाइम डिफाइंड नहीं है तो ऐसे नहीं बनना चाहिए ग्राफ, पर इफ़ द KM इज़ मोर, है ना, तो तुम्हें ज़्यादा सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन चाहिए हाफ ऑफ द मैक्सिमम वेलोसिटी पर पहुँचने के लिए, यहाँ पर ही पहुँचने के लिए तुम्हें ज़्यादा चाहिए। तो ऐसे बना देते हैं हम इसको, रुको। Vmax बाई 2 तक पहुंचने के लिए तुम्हें ज़्यादा सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन चाहिए, तुम्हें Vmax पर पहुंचने के लिए भी ज़्यादा ही सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन चाहिए होगी। इस वाले के लिए हम यहाँ पर ही पहुंच गए थे Vmax पर, इस वाले के लिए हमें यहाँ जाके पहुंचना पड़ रहा है Vmax पर, ठीक है। तो जितना कम KM होगा उतना ज़्यादा एंजाइम तुम्हारा क्या होगा, एफिशिएंट होगा। तो बस यही बात लिखी है, विद इंक्रीज इन सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन द वेलोसिटी ऑफ द एंजाइम रिएक्शन राइज एट फर्स्ट। शुरुआत में तो इंक्रीज, जैसे सबस्ट्रेट इंक्रीज कर रहे हो वैसे वैसे एंजाइम रिएक्शन, एंजाइमेटिक रिएक्शन की वेलोसिटी जो है वो इंक्रीज होगी। इवेंचुअली क्या होगा, मैक्सिमम वेलोसिटी विल बी रीच्ड एंड देयर विल बी नो फर्दर इंक्रीज इन वेलोसिटी with increase in substrate concentration. Why is it? Because the enzyme molecules are fewer than the substrate, and after saturation of these enzymes there are no free enzyme molecules to bind with additional substrate. तो एक पॉइंट पर आके ये सब रुक जाएगा, मैक्सिमम वेलोसिटी जो है वो रीच कर चुके होगे तुम, ठीक है। नेक्स्ट इज ऑब्वियसली द लास्ट टॉपिक ऑफ टुडेज वीडियो विच इज़ प्रॉपर्टीज ऑफ एंजाइम। अच्छा, इसमें हम RNA वाले एंजाइम के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हम ये बोल रहे हैं कि प्रोटीनेशियस होते हैं नेचर में एंजाइम्स। इसके आगे हम मोस्टली लिख लेते हैं, ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ एंजाइम, दे आर मोस्टली प्रोटीनेशियस इन नेचर। सेकेंड, दे इंक्रीज द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन ऑब्वियसली एक्सेलरेट कर देते हैं, पर इक्विलिब्रियम चेंज नहीं करते हैं, इक्विलिब्रियम को जल्दी ले आते हैं, इक्विलिब्रियम चेंज नहीं करते हैं, ठीक है। एफिशिएंसी ज़्यादा बढ़ा देते हैं। उसके बाद दे रिमेन अनचेंज्ड एट द एंड ऑफ द रिएक्शन एंड दे आर वेरी वेरी स्पेसिफिक। ये तो हमने पिछली वाली वीडियो में बात करी थी कि एंजाइम्स आर स्पेसिफिक एंड इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट आर नॉट, ठीक है। चलो, आज के वीडियो में इतना ही। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब इफ़ यू लाइक द वीडियो। कॉमेंट एंड टेल मी व्हाट अदर टॉपिक्स यू वांट टू स्टडी। अभी मेरे पास एक कमेंट आया था कि आई शुड मेक वीडियोज़ ऑन ह्यूमन रिप्रोडक्शन 12th वाला, तो वो भी मैं बनाऊँगी। पहले हम ये एंजाइम वाला सीरीज़ ख़त्म कर लें, ठीक है। और उसके अलावा गो वॉच ऑल द शॉर्ट्स। 60 सेकेंड नीट की एक सीरीज़ चल रही है हमारी, तो वहाँ पर वी टॉक अबाउट ऑल द टॉपिक्स ऑफ नीट इन जस्ट 60 सेकेंड्स। शॉर्ट्स जो होते हैं, यूट्यूब शॉर्ट्स जो होते हैं उसमें। और उसके अलावा बस यही सब कुछ चल रहा है। कल हम बात करेंगे, कल वाली जो हम वीडियो बनाएंगे एंजाइम की, उसमें हम बात करेंगे मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की, कि कैसे काम हो रहा है, ठीक है। और हम बात करेंगे इनहिबिशन की, विच इज़ very important. Enzyme inhibition is so important. It is one of the most important topic. तो कल वाली वीडियो प्लीज़ मिस मत करना, उससे क्वेश्चन आते हैं। एंजाइम इनहिबिशन से नीट में भी क्वेश्चन आते हैं, एंजाइम इनहिबिशन से सब्जेक्टिव एग्जाम में भी क्वेश्चन आते हैं। तो 11th का बच्चा हो, 12th का बच्चा हो, सबके लिए इंपॉर्टेंट है ये वाला टॉपिक। तो मेक श्योर कि आप ज़रूर ज्वाइन करें कल वाला सेशन भी, ठीक है। बाकी मिलते रहेंगे फिर से, एंड पूरा नीट का सिलेबस करेंगे, ढंग से करेंगे। Make sure you like, share and subscribe, and बेल आइकन को भी प्रेस कर लो ताकि तुम्हारे पास नोटिफिकेशन आ जाए whenever I post another video. बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. Hope you have a great day. Goodbye.